नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के पहले टॉपिक जो हमारा प्री हिस्टोरिक एज था उसको कंप्लीट किया। उसके तीनों पार्ट यानी कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण कालखंड, ताम्रपाषाण कालखंड, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय से भी अवगत हो चुके हैं हमारी पूर्व क्लास में। और इस क्लास में यानी कि हम आज चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के राजनैतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, धार्मिक, आर्थिक, इस प्रकार के संदर्भों पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसकी व्यवस्थाएं थी उसको देख कर के विद्वानों ने ये आकलन किया कि ये एक नगरीय सभ्यता रही थी और एक विस्तृत सभ्यता थी। इसके अलावा और भी किस प्रकार की विशेषताएं हैं जो हमें इस कालखंड में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम आज लेंगे राजनैतिक विशेषताएं। राजनैतिक विशेषताओं के संदर्भ में ये माना गया है, विद्वानों का कथन है कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग के द्वारा शासित शासन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्थिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक सभ्यता से तात्पर्य यहाँ की जो समृद्धि थी, जो समृद्धता थी नगर की, नगर के लोगों की, उसके आधार पर इसे व्यापारिक वर्ग के द्वारा शासित शासन माना गया है। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि शासन का स्वरूप जनतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक था। देखिए, जनतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक से तात्पर्य ये है कि जो सत्ता थी उसका केंद्रीकरण नहीं था। सत्ता का एक विकेंद्रीकृत रूप में सत्ता थी, यानी सत्ता का हस्तांतरण था। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के हाथों में संपूर्ण सत्ता की बागडोर नहीं थी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस कालखंड में राजतंत्रात्मक सत्ता नहीं थी, जनता की भागीदारी थी इस राजनीतिक दौर में। पिगट महोदय का कथन है कि सिंधु का शासन पुरोहित वर्ग चलाता था। ऐसे तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन सामान्यतः अगर हम जिस बात पर पहुंचते हैं तो वो ये है कि शासन का स्वरूप जनतंत्रात्मक ही था, राजतंत्रात्मक नहीं था। फिर हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता यानी कि सामाजिक विशेषता थी। जब हम सामाजिक विशेषता की बात करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि ये सभ्यता एकमात्र सत्तात्मक समाज में व्याप्त सभ्यता रही है, या इस सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। उसको सामान्यतः 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। अगर हम आज की भाषा में बोले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जाति का वर्गीकरण इस समाज में नहीं था। इस समाज की व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जाति आधारित व्यवस्था तो हमको उत्तर वैदिक काल के कालखंड से आरंभ होती हुई दिखाई पड़ेगी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद सामाजिक विशेषता में ही आता है उनका पहनावा। वो लोग सूती वस्त्र धारण करते थे, ऊनी वस्त्रों का भी उनको ज्ञान था। मनोरंजन के रूप में उनके पास पासा था, वो पासा खेलते थे। चौपड़, शिकार, पक्षियों को लड़ाना, इन सब का ज्ञान उनको था। फिर दाह संस्कार की अगर हम बात करें तो जलाने और दफनाने, इन दोनों के साक्ष्य, इन दोनों के प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता के मिली हुई साइट से प्राप्त होते हैं। और लोथल और कालीबंगा, ये 2 ऐसी जगह पर है जहाँ पर युग्म समाधियाँ हमको प्राप्त होती हैं। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर धार्मिक पक्ष की, देखिए धार्मिक पक्ष में सबसे पहले हम ये लेते हैं कि यहाँ का जो धार्मिक स्वरूप था, ये ऐसा पॉइंट है जो मेंस के टॉपिक को भी कवर करेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ का धार्मिक स्वरूप था सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड का, वो लौकिक था। लौकिक का मतलब है व्यवहारिक था। वो लोग वास्तविक जीवन पर, जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो वो उन्हें दिख रही हैं, वो उन चीज़ों पर विश्वास करते थे। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण था उनका, यानी उनका धार्मिक स्वरूप पारलौकिक नहीं था, लौकिक स्वरूप था।
दूसरा पॉइंट ये है कि मूर्ति पूजा का आरंभ हम इस कालखंड में देखते हैं, क्योंकि लौकिक का मतलब है एक साकार रूप में। जो चीज़ आपको दिख रही है, जो चीज़ आप अनुभव कर सकते हो, वो उस चीज़ को उनके द्वारा माना गया है। यही कारण था कि मूर्ति पूजा का आरंभ इस कालखंड में देखा गया है। पर ये एक अनोखी बात है कि मूर्ति तो मिल रही है, लेकिन मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त वो लोग मानव, जल, पशु, वृक्ष, प्रतीकों की भी पूजा करते थे। मातृ देवी या उर्वरता देवी के भी वो उपासक थे। हड़प्पा से एक मुहर मिली है, उस मुहर में ऐसा चित्रांकन मिलता है जिसमें ये चित्रित है कि एक स्त्री है जिसके गर्भ से पौधा स्फुटित हो रहा है। तो इस प्रकार का चित्रांकन हमको हड़प्पा से प्राप्त मुहर से मिलता है। पशुपति की भी पूजा यहाँ पर होती थी, ऐसे साक्ष्य हमको मिलते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है हमको जिसमें योगी पद्मासन की मुद्रा में एक व्यक्ति को बैठा हुआ बताया गया है, और उनका जो रूपांकन है उसको देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये पशुपति यानी कि शिव पूजा प्रचलन में थी। फिर पशु पूजा के साक्ष्य हमको मिलते हैं। पशु, नाग पूजा तथा कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। मोहरों से हमको इस प्रकार के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। वृक्ष की भी पूजा होती थी। अब वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष हैं जिनकी पूजा के साक्ष्य मिले हैं? एक पीपल और दूसरा नीम, इसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। जल पूजा, जो विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला है वो धार्मिक स्नान के उद्देश्य से ही बनाया गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अग्नि पूजक भी थे, क्योंकि लोथल और कालीबंगा से हमको अग्नि वेदिकाओं के भी जो साक्ष्य हैं वो हमको सामान्यतः प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रतीक पूजक भी थे ये लोग, क्योंकि इनको स्वास्तिक एवं चक्र और सूर्य पूजा का उदाहरण हमको कई जगह पर मिला है। फिर अंधविश्वास पर इन लोगों को भरोसा था, थोड़ा बहुत जादू टोना इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। प्रतीकों के आधार पर, उनकी गतिविधियों के आधार पर ऐसा प्राप्त होता है कि समझ आती है इतिहासकारों को कि हाँ, अंधविश्वास पर भी इनको भरोसा था। फिर पुनर्जन्म पर भी ये विश्वास करते थे। युगल शवाधान की प्राप्ति हमको लोथल से होती है। उनका ऐसा मानना था कि जो पुरोहित वर्ग के लोग होते थे तो उनके साथ में किसी व्यक्ति को दफनाना, ये एक विचारधारा है, पर ऐसा कथन वास्तविकता में था, ऐसा प्रचलन, इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्थिक सभ्यता के रूप में भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो था कृषि। इनकी जीविका का मुख्य स्रोत ही कृषि था। कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यूनानियों ने सिडोन शब्द कहा था। सिडोन का अर्थ होता है सिंधु वासियों की उपज, और इसी से कारण ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, ऐसा मत है। देखिए, आर्थिक पक्ष हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक बृहद सभ्यता थी। तो किसी भी देश हो, नगर हो, क्षेत्र हो, उसका विकास तभी होता है जब उस देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसका जीडीपी अच्छा हो, उसका जीएनपी अच्छा हो, उसका पर कैपिटल इनकम अच्छा हो। तो जब ये सारी चीज़ें हमको सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पक्ष में व्याप्त दिखाई पड़ती हैं। लकड़ी के हल की प्राप्ति हो रही है, ये हरियाणा के बनावड़ी से मिलती है। ये मिट्टी के हल का खिलौना, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से मिट्टी के हल का खिलौना मिलता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये घोड़े से परिचित नहीं थे। ये शांति प्रिय स्वभाव था इन लोगों का, और शायद एक ये भी रीज़न बना कि आर्यों के आक्रमण से इनकी सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि कहीं पर भी औजार हथियारों का प्रयोग करते हुए ये लोग नहीं दिखाई देते। किंतु घोड़े के साक्ष्य हमको सुरकोतड़ा से प्राप्त होते हैं। तो ये एक अपवाद का विषय है कि वास्तविकता में वो घोड़े के और कहीं साक्ष्य हमको मिलते नहीं हैं। फिर यहाँ पर घोड़े की जो साक्ष्य हैं उनकी जो प्राप्ति है बस यहीं पर होती है, इसलिए पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम व्यापार की बात करें तो आंतरिक और वैदेशिक दोनों ही प्रकार का व्यापार होता था, क्योंकि किसी भी देश की जो
कहना चाहिए कि एक आधार होता है अर्थव्यवस्था का, इन सारी चीज़ों के साथ साथ व्यापार पर आधारित होता है। उसका जो सर्कुलेशन है मुद्रा का या उस देश की गति का जो गतिशीलता है वो व्यापार के माध्यम से ही आती है। तो वो यहाँ पर बेहतर रूप में था। आंतरिक भी व्यापार हो रहा था, वैदेशिक व्यापार भी हो रहा था, और व्यापार के माध्यम दोनों थे। स्थल मार्ग का भी था और जल मार्ग का भी था। स्थल मार्ग का माध्यम बैलगाड़ी था, जबकि जल मार्ग का माध्यम नाव था। और रही बात व्यापार करने की, जो उनकी प्रक्रिया थी वो विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। मुद्रा का प्रचलन हमें व्यापार में प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कोई क्षेत्र हमको नहीं मिला है जहाँ पर मुद्राओं के प्रचलन दिखा हो। और उस टाइम पे बड़े बड़े गोदीवाड़े थे, लोथल में, रंगपुर में, प्रभास पाटन, ये बड़े बड़े गोदीवाड़ा के साक्ष्य हैं। उनकी बाट माप की प्रणाली भी प्रचलन में थी, दशमलव प्रणाली का भी प्रचलन हो चुका था, और बाट माप 16 के गुणक पर आधारित था। ये क्वेश्चन बनता है। लोथल से हमको गोदीवाड़े या डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये सिर्फ निर्यात ही नहीं करते थे, ये देशों से आयात भी करते थे। क्या आयात करते थे? टिन और चांदी अफ़गानिस्तान से, सीसा राजस्थान ईरान से, सेल खड़ी बलूचिस्तान से, और लाजवर्ण मेसोपोटामिया। वर्तमान में मेसोपोटामिया को हम इराक के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है, जब इतना सब कुछ विकास था तो कला और संस्कृति का क्षेत्र तो पीछे नहीं रह सकता था, क्योंकि कला और संस्कृति किसी भी देश के चरित्र को दिखाता है, उनके ज्ञान, उनकी क्रिएटिविटी को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस कालखंड में हमें मोहरों की प्राप्ति होती है। सेल खड़ी से निर्माण हो रहा है मोहरों का। एक श्रृंगी बैल का चित्रांकन हमको मिलता है मोहरों पर, और मोहरों के शेप में भी वेरिएशन है। आयताकार भी मिल रही है, बेलनाकार भी मिल रही है, और वर्गाकार भी प्राप्त हुई है। जबकि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है? वर्गाकार की। वर्गाकार ज़्यादा मात्रा में मिली है। मृदभांड उनकी भी प्राप्ति हो रही है, जो कि काले और लाल मृदभांड है। मूर्ति कला, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति हमको मोहनजोदाड़ो से मिलती है, जिसको मृत मूर्ति अर्थात आग से पकी हुई मिट्टी की मूर्ति कहा जाता है। इसे टेराकोटा भी कहा जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत मात्रा में मिली है। लिपि की अगर हम बात करें तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, यही कारण हम इसे आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के रूप में रखते हैं, उसी कालखंड में रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को भी, क्योंकि इसके हमको जो है साक्ष्य है वो पुरातात्विक ही मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। लिपि भावचित्रात्मक है, इसको पिक्टोग्राफिक कहा गया है, और इसके लिखने की जो पद्धति है उसे बेस्ट्रोफेडिन पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये बेस्ट्रोफेडिन पद्धति क्या है? इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, पहले दाएं से बाएं लिखते हैं और फिर बाएं से दाएं लिखते हैं। मतलब हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे 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 लिखते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बेस्ट्रोफेडिन नाम से जानी जाती है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इतनी बेहतर संस्कृति, इतनी विकसित संस्कृति, इसका पतन कैसे हो गया, उसको लेकर के कई इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के मत अपने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहला कथन आता है मिस्टर जॉन मार्शल का। इन्होंने बोला कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण। अब प्रशासनिक शिथिलता कैसे कारण बन सकता है? देखिए, प्रशासनिक शिथिलता का कारण ये बन सकता है कि उस समय की जो प्रशासनिक गतिविधियाँ थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, और जो एक कंट्रोल होना चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए क्षेत्र पर, वो चीज़ें नहीं थी। सुविधाएं सब प्रकार की थी, पर उन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं था प्रशासन का। तो इस कारण से जो गतिशीलता थी वो जो बेहतर तरीके से संचालित हो रही थी उसमें बाधाएं उपस्थित होने लगी, एक व्यसन उपस्थित हो गया, और शायद वही एक कारण बना सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसा जॉन मार्शल का मानना है। दूसरा कथन आता है जो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने पतन के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बोला है कि आर्यों का यह वह आक्रमण से समाप्त हो गई, यानी आर्यों ने जो वह आक्रमण किए या आर्यों ने जो आक्रमण किए उससे सभ्यता समाप्त हो गई। ये भी हो सकता है कि जो यहाँ से हमको कहीं से अस्त्र शस्त्रों का ऐसे कोई साक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती, घोड़ों के साक्ष्य नहीं मिलते, तो इससे ही हमको ज्ञात होता है कि लोग शांति प्रिय थे, युद्ध कौशल में निपुण नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो हो सकता है ये कारण रहा हो।
और अर्लस्टाइन का मत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, देखिए ऐसा माना जाता है कि प्रकृति अपना संतुलन बना ही लेती है, और विकास जब भी होता है तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उस टाइम पे भी की गई होगी। तो हो सकता है कि प्रकृति ने उस कालखंड में भी अपना संतुलन बनाया हो और कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। कि फेयर सर्विस का मानना है कि पारिस्थितिक परिवर्तन, देखिए कोई भी चीज़ है एक सिस्टमेटिक तरीके से, अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड की, तो एक श्रृंखला है, एक खाद्य श्रृंखला है, एक व्यवस्थित रूप में है। लेकिन अगर उसी श्रृंखला को हम कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो हमारी पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, और उसके बिगड़ने का एक कारण हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो। इन सब कथनों के आधार पर हम एक अल्टीमेट निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो कि इसका कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो कि नहीं ये एक वास्तविक कारण है इसके पतन का। तो हम इसके कंक्लूज़न के आधार पर ऐसा पतन के संदर्भ में बोल सकते हैं। क्योंकि ये सभ्यता आर्थिक सभ्यता थी, इसका परिवर्तन क्रमिक रूप से हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी हमको कुछ शोधों एवं निष्कर्ष और करने चाहिए, क्योंकि ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सबने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, पर उन मतों के साथ ठोस प्रमाण का प्रस्तुतिकरण करना अभी शेष है। आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आगे भी हमारी नेक्स्ट क्लास सिंधु सभ्यता पर ही होगी। उसमें हम सिंधु घाटी से संबंधित जो भी हमारी साइट्स हैं और उन साइट्स की जो विशेषताएं हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम सिंधु चैप्टर को समाप्त करके वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।